Jai Hind everyone. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. Dear students, आज के सेशन में हम सभी प्राचीन इतिहास के स्रोत के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यदि आप 72nd बीपीएससी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हैं या फिर बीपीएससी एईडीओ बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी ग्रुप डी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस या फिर बिहार परिचारी ग्रुप डी वाला जो आया है नोटिफिकेशन, उसकी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट लेवल पर भी नेशनल लेवल पर भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां जो एंसेंट हिस्ट्री है उसका पोर्शन देखने को मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव बेसिस के जो भी क्वेश्चंस हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज के सेशन से सॉल्व हो जाएंगे यदि वे क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के स्रोत से पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अरिहंत पब्लिकेशन का नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है एंड इस सेशन से काफ़ी ये जो लेक्चर है, ये जो पीडीएफ है काफ़ी डिमांडेबल है एंड काफ़ी आप जानते हैं कि इसका अपना एक अलग महत्व है और जिससे क्वेश्चंस मिलते हैं, देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। प्राचीन इतिहास के स्रोत में आप यह जानेंगे कि आप जानते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आप यह जानते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत तीन प्रकार के हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। इस तीन प्रकार के स्रोतों से आप प्राचीन इतिहास के स्रोतों की जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आप क्या देखेंगे, जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, ये सब के सब पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में आप क्या देखेंगे, जो उपनिषद हैं, वेद हैं, महाभारत है, रामायण है, ये जो धार्मिक स्रोत हैं इसको भी हम साहित्यिक स्रोत में ही ऐड ऑन करेंगे। ओके। और विदेशी यात्रियों के विवरण में आप क्या देखेंगे कि जो विशाख दत्त थे, जो जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है, जो अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है, या फिर चाणक्य उनको हम बोलते हैं। या फिर इसके अलावा यदि आप बात करें तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया है। तो ये सभी जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं ये सब के सब प्राचीन इतिहास के स्रोत में काउंट किए जाएंगे। तो प्राचीन इतिहास के जानने के कितने स्रोत हुए? 3 स्रोत हुए। एक पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक एंड तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से संबंधित। इस प्रकार से जो 3 स्रोत है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अब चलिए बारी बारी से सभी को देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आप यह समझेंगे कि प्राचीन वस्तुएं या इमारतों के अवशेष का जो अध्ययन है उसको हम पुरातत्व शास्त्र बोलते हैं। और भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जो पितामह है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। ओके। अभिलेख या शिलालेख में आप यह देख सकते हैं कि कौन सा अभिलेख शिलालेख है, उसकी विषय वस्तु क्या है। आप इसमें यह देखेंगे कि जो अभिलेखों का अध्ययन है उसको हम पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। ऐसे बोजग कोई, जिसको 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था, इसका विषय है कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। और आर्यों के पूर्व की ओर आने के जो साक्ष्य हैं, ईरान से आर्यों के पूर्व की ओर आने के जो साक्ष्य हैं वो इसी अभिलेख से मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बोजग कोई। ओके। नेक्स्ट है मास्की तथा गुर्जरा। इससे अशोक के नाम का स्पष्ट अभिलेख देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से राजकवि हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण देखने को मिलता है। और साथ ही एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य देखने को मिलता है। और भितरी स्तंभलेख से सर्वप्रथम भारत का हुन पर आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त द्वारा देखने को मिलता है। ये सब के सब जो हैं वो अभिलेख और उनके विषय हैं। ओके। नेक्स्ट आप सिक्के में यदि देखना चाहें तो सिक्के में आप यह समझ सकते हैं कि सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं थी वह गुप्तों द्वारा चलाया गया था। और साथ ही जो सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं थी ये कुषाणों द्वारा चलाया गया था। ओके। इसके बाद आप देखेंगे सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इसको अंग्रेजी में
एस्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमी एस्मेटिक्स बोलते हैं। प्राचीन सिक्के जिसको आहट या पंचमार्क बोलते हैं, जिसमें केवल चिन्ह होता है। और पहले स्वर्ण सिक्के थे जिसमें हिंद यूनानी शासकों द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त का सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी चित्रण किया गया है। ओके, समुद्रगुप्त का जो है वो वीणा बजाते हुए चित्रण किया गया है सिक्कों पर। आगे आप यदि देखना चाहें तो आप इन सिक्कों के माध्यम से इसको देख सकते हैं। आगे यदि आप देखना चाहें तो आप यह समझ सकते हैं कि स्मारक, ओके, स्मारक भवन और गुफा में आप यह देख सकते हैं कि इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन कुम्हरार, जो कि आप जानते हैं पटना में से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का अवशेष देखने को मिलता है। साथ ही अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों से 4 गुफाओं का निर्माण देखने को मिलता है। ये चारों गुफाएं जो हैं ये निम्न है। एक है सुदामा, दूसरा है कर्ण चौपर, तीसरा विश्व झोपड़ी और चौथा लोमस। ये 4 गुफाएं देखने को मिलते हैं अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों के। ओके, नेक्स्ट आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो है आजीविकों को दिया गया था। ओके, किसको दिया गया था? आजीविकों को प्रदत्त है, आजीविकों को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आप यह देखेंगे कि दशरथ द्वारा नागार्जुनी पहाड़ी पर जो गुफाओं का निर्माण है वह 3 प्रकार के हैं। ये भी आजीविकों को प्रदत्त है, गोपी, विराधिका और वाप्या का गुफा। नेक्स्ट आप देखेंगे मूर्ति एवं चित्रकला में आप यह समझेंगे कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म के संबंधित मूर्तियों का निर्माण, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ गंधार शैली में है और अजंता की गुफाओं के चित्र जो है 1वीं शताब्दी में 7वीं शताब्दी तक ये हुआ था। ओके, नेक्स्ट आप यह देखेंगे साहित्यिक स्रोत में यदि आप चर्चा करना चाहें तो साहित्यिक स्रोत में आप यह समझ सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत को एक तरीके से आप धार्मिक स्रोत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साहित्यिक स्रोत को आप एक तरीके से धार्मिक स्रोत भी कह सकते हैं। और धार्मिक स्रोत में आप यह समझेंगे कि जैसे कि वेद हुआ, क्या हुआ? वेद, वेदांग। वेदांग की कुल संख्या कितनी है आप बताएंगे? वेदांग की कुल संख्या है 6। 6 का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये सब के सब जो हैं वो धार्मिक साहित्य हैं। क्या है? धार्मिक साहित्य ग्रंथ हैं। अब इन सब के बारे में भी बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं जो वेद है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या है 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ऋचाओं का संग्रह इसमें किया गया है, सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद जो है इसमें गीति रूप मंत्रों का संग्रह है, संगीत का प्रथम साक्ष्य मिला है। यजुर्वेद में यज्ञ के अनुष्ठान के नियम को कर्मकांड प्रधान से देखा गया है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्रों का संग्रह है। इस तरीके से ये 4 जो हैं क्या है? ये 4 वेद के प्रकार हैं। आगे आप यह देखेंगे बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटक, जातक, दीपवंश, महावंश आदि से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में आप देखेंगे परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र से महाजनपदों की चर्चा देखने को मिलती है। साथ ही मिलिंद पन्हों से यवन शासक मिनांदर की जानकारी भी प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट आप यह देखेंगे कि प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य में आप यह जानेंगे कि जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार है पाणिनि। और पाणिनि इस पुस्तक में संस्कृत व्याकरण का यह पहला ग्रंथ है और पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का इसमें चित्रण किया गया है। अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, जिसको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, यह मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण है इसमें और राजकीय व्यवस्था पर लिखित प्रथम पुस्तक भी है। राष्ट्ररंगिनी जिसको कल्हन ने लिखा है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और साथ ही महाभाष्य जिनको पतंजलि द्वारा लिखा गया है, इसमें मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था की जानकारी देखने को मिलती है। ये सब के सब प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य है। ओके, ये सब के सब क्या है? प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य है। नेक्स्ट आप यह देखेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ओके, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को आप किस तरीके से समझेंगे, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आप यह देखेंगे एक यूनानी यात्री हैं, चीनी यात्री हैं और अरबी यात्री हैं। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। ओके, इसमें आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि हेरोडोटस, हेरोडोटस जो हैं वो इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता इनको कहा जाता है। ये यूनानी इतिहासकार हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया है।
टीसीएस जिनको ईरान का राज्य वैद्य माना जाता है, मेगास्थनी जिन्होंने इंडिका की रचना करा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर नाम के राजदूत निकेटर का राजदूत हुआ करते थे, और मौर्यकालीन समाज तथा राज्य व्यवस्था का वर्णन टोलेमी ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना, ये सब के सब यूनानी यात्रा वृत्तांतों में इसका वर्णन है, ओके, जो कि विदेशी है। चीनी में आप देखेंगे फाहियान, जो कि 402 ईस्वी में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए थे, 14 वर्षों तक भारत में रहे। आप इसको सुंगयुंग को देखेंगे कि 518 ईसा पूर्व में भारत आए, 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की, और वेनसांग जो है उनका पुस्तक जिसका नाम है CUK, ओके। हर्षवर्धन के शासनकाल 630 ईसा पूर्व तक चला। भारत आए 15 वर्ष रहे, और हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का विवरण भी प्राप्त है। एत्सिंग आप देखेंगे 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आए, और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए तथा भारतीय समाज का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। साथ ही आप अरबी में देखेंगे कि अल बरूनी जो थे महमूद गजनवी के साथ भारत आए 1017 ईस्वी में। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। इनका रचना है किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, ओके। इब्न बतूता जो यात्रा वृत्तांत रहला लिखे हैं। 1333 में भारत आए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त किया। और अन्य लेखक में आप यह देखेंगे कि तारानाथ, ओके, तारानाथ जो कि एक तिब्बती लेखक थे। इनका ग्रंथ है जिनका नाम है कंगियूर या तंगयूर। और मार्को पोली जिसमें आप यह देखेंगे 13वीं शताब्दी के अंत में 1288 से 1292 में पांड्य देश की यात्रा पर आए। विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आप इस तरीके से, यह जो आज का सेशन है उस जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जो भी जानकारियाँ थी वो आज के सेशन में आपको मिल गया होगा। आई थिंक यदि आप इसको चाहें तो आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है आप उसको याद कर सकते हैं वीडियोज़ के माध्यम से ही। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरीके का और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच।